नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं मुंबई में उत्तर भारतीय समाज की राजनीति के बारे में। सबसे पहले ये साफ कर दूं कि उत्तर भारतीय समाज से हमारा मतलब क्या है। दरअसल मुंबई में उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं या उत्तर भारत से बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन बाकी राज्यों के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग अपने प्रांतीय पहचान के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। राजस्थान के लोग राजस्थानी पहचान के रूप में ज़्यादा जाने जाने जाते हैं। पंजाब के लोग यहाँ पंजाबी पहचान के साथ जाने जाते हैं। हरियाणा के लोग हरियाणवी पहचान के साथ जाने जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे शुरुआती दौर से ही ये उत्तर भारतीय पहचान उन्होंने लगभग पकड़ लिया है या उनके साथ ये चस्पा हो गया है। और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, तो शुरुआती दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मुंबई शहर में उत्तर भारतीय कहा जाता था। बिहार इसमें बाद में शामिल हुआ, क्योंकि शुरुआत में मुंबई में बिहार के लोगों की संख्या काफ़ी कम थी और जो समाज विकसित हुआ था मुंबई में यूपी वालों का, वो पूर्वांचल के लोगों का था या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का था, जो मुंबई के सबर्ब में दूध के तबेलों के आसपास विकसित हुआ था। वहीं तबेला मालिक और उसके आसपास उनके गांव के तमाम सारे वर्कर्स ऐसी प्रक्रिया में विकसित हुआ था। तो आप देखेंगे कि यूपी के सामाजिक समीकरणों को भी या बम्बई में आप देख सकते हैं कि उसी जाति ज़मीन पे लोग बसे थे। अगर आप देखेंगे तो मुंबई में अंधेरी में ब्राह्मणों का एक समाज था, उसके आसपास बाकी समाज विकसित हुए। सांताक्रूज में ठाकुरों के बड़े तबेले थे, उसके आसपास बाकी समाज में तो ठाकुरों के वर्चस्व का समाज विकसित हुआ। जोगेश्वरी में यादव समाज के लोग थे। ऐसे ही माइनॉरिटी के लोग भी उत्तर प्रदेश के जो लोग थे वो भी यहाँ भी विकसित हुए मजबूती से। उनके आसपास दूसरे समाज के लोग आए, लेकिन उनका वहाँ डोमिनेंस रहा। ये एक तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए पहचान, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता, तो उसी बारे में बात करेंगे। और उत्तर भारतीय समाज मुंबई शहर में राजनीति में भी पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सक्रिय है। यूँ तो आज़ादी के काफ़ी पहले से इस समाज की मुंबई शहर में उपस्थिति है, लेकिन आज़ादी के बाद इस समाज को राजनीति में इसकी सक्रियता बढ़ी है। लेकिन वो भी लगभग लगभग 80 के दशक में या 80 के दशक के शुरुआती दौर में उत्तर भारत के लोग जो है मुंबई शहर की राजनीति में सक्रिय रूप से कोई भूमिका बना पाए हैं। पहली बार डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी और रामनाथ पांडे, ये दो लोग महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे। राम मनोहर त्रिपाठी घाटकोपर से विधायक चुने गए थे और रामनाथ पांडे अंधेरी से विधायक चुने गए थे। तो पहली बार एक उत्तर भारतीयों की यहाँ की राजनीति में उपस्थिति दर्ज हुई थी। हालांकि इस समय तक उत्तर भारतीय बहुत मजबूत भूमिका में नहीं थे या उनकी बहुत मजबूत पॉलिटिकल वॉइस नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था, इसे पहचानना शुरू कर दिया था। और ये तमाम सारे लोग अपने राजनीतिक कौशल से या अपने व्यक्तित्व के कौशल से समाज के चेहरे बने और समाज के नाम पे पार्टियों ने उनको जगह दी। ये वो दौर था, लगभग 80 के पहले के दौर की बात कर रहा हूँ। 80 के बाद का जो दशक है, जो 90 का दशक है, इस समय तक आते आते बम्बई शहर में उत्तर भारतीय काफ़ी मजबूत हो गए थे। 80 के आखिरी दशक में 85 के आसपास के बाद उत्तर भारतीय यहाँ काफ़ी मजबूत होने लगे थे और समाज बेसिकली अगर देखें तो मुंबई में लगभग एक सीट थी जो उत्तर भारतीयों की सीट मानी जाती थी। वही मुंबई में अंधेरी की जो सीट है ये उत्तर भारतीय सीट है। तो लगभग उस पोजीशन में 85 के आसपास आ गए थे। तब चंद्रकांत त्रिपाठी करके एक महाराष्ट्र में मंत्री हुए, जो बनारस से आए और यहाँ पे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और पहली बार ही मंत्री बन गए अंतुरिय मंत्रिमंडल में। रमेश दुबे यहाँ एक बड़े मजबूत नेता उत्तर भारतीय के रूप में विधायक रहे, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए। तो ये अच्छा दौर था। इस दौर में चंद्रकांत त्रिपाठी ने कई उत्तर भारतीय युवाओं को राजनीति में प्रमोट किया, जो बाद में चल करके मुंबई की राजनीति में काफ़ी मजबूत हुए। तो 80 के उत्तरार्ध में, 80 के बाद आधे 85 के बाद से जो उत्तर भारतीय समाज है उसकी बड़ी संख्या में लोग सक्रिय होने लगे थे। इस समय समाज जो है काफ़ी अपने आप को बदलने लगा था। दूध के कारोबार और वर्किंग क्लास के अलावा तमाम दूसरे समाजों के लोग भी यहाँ पे दिखने लगे थे। यूपी के टीचर्स मुंबई शहर में काफ़ी बड़ी संख्या में दिखने लगे थे। इन्होंने अपने आसपास समाजों को गढ़ना शुरू किया था। तो 80 के बाद या 85 के बाद जो मुंबई शहर में जो उत्तर भारतीयों की ताकत बढ़ी, वो फिर एक राजनीतिक ताकत रूप में लगातार विकसित होती गई। लेकिन इस पूरे दौर में कांग्रेस पार्टी ही उत्तर भारतीय समाज की राजनीति करती रही। तो कांग्रेस पार्टी मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी थी और देश भर की सबसे बड़ी पार्टी तब तक रही थी। तो उस वक्त तक लगभग कांग्रेस पार्टी ही उत्तर भारतीय समाज की एक तरह से पैरोकारी करती थी और सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी में ही थे।
समाजवादी और दूसरे आंदोलनों में भी कुछ इक्के दुक्के उत्तर भारतीय इस शहर में रहे, जो तमाम आंदोलनों में भी रहे, लेकिन वो बहुत पॉलिटिकली बहुत सफल नहीं हो पाए थे। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व वाला ये समाज था। इस समाज में कांग्रेस का वर्चस्व रहा 80-90 के आसपास। 90 के बाद के दशक में जो उत्तर भारतीय मुंबई शहर में थे, इनकी राजनीति में काफ़ी बदलाव आया। इस दौर में चूँकि उत्तर भारत में या पूरे देश भर में जो है राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई थी, और इसी दरमियान जो है आप देखेंगे कि जनता दल एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स देश में थी। बीपी सिंह का उदय हो चुका था देश की राजनीति में, तो भले ही बीपी सिंह की सरकार गिर गई, लेकिन जनता दल एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स थी। तो जनता दल भी बम्बई शहर में 1995 के आसपास काफ़ी मजबूती से दिखी, और इस समय कांग्रेस पार्टी का एक थोड़ा खराब काल था। इस पीरियड में कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुई, और एक तरह से आप देखेंगे कि 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय काफ़ी शामिल हुए और जनता दल की बड़ी भूमिका हुई, और कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर होती गई। लेकिन फिर 21वीं सदी के शुरुआती दौर से या 2000 के बाद से फिर से कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में वापसी हुई मजबूती से, और फिर उत्तर भारतीयों में कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेंस बढ़ी, और फिर कांग्रेस पार्टी की राजनीति में उत्तर भारतीयों का वर्चस्व बढ़ा, या उत्तर भारतीय समाज में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा, और तमाम सारे उत्तर भारतीय चेहरे कांग्रेस की राजनीति में आपको दिखने लगे। ये वो दौर था जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार बनी। बतौर मुख्यमंत्री विलासराव ने कृपा शंकर सिंह को गृह राज्य मंत्री बनाया। कृपा शंकर सिंह एक बड़े उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में बम्बई शहर में दिखे, और बड़ी चर्चित उनकी पर्सनालिटी थी। और उस दरमियान उत्तर भारतीय समाज कुछ ऐसा लगा जैसे कि बम्बई शहर में काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फोर्स बन गया है। हालांकि समाज में राजनीतिक बहुत हलचल नहीं थी, फिर भी कई विधायक थे, रमेश सिंह, राजहंस जैसे नेता, या कई और दूसरे लोग भी बम्बई की राजनीति में काफ़ी मजबूती से उभर के सामने आए थे। संजय निरुपम इस दौर में शिवसेना के एक बड़े नेता के रूप में स्टैब्लिश हुए थे, जो बाद में कांग्रेस पार्टी में चले आए। इस दरमियान उत्तर भारतीय काफ़ी राजनीतिक चेहरे लगभग मुंबई की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखने लगे थे। तो ये जो समय था, ये उत्तर भारतीय समाज की राजनीति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय था। हालांकि आप सोचो कि कृपा शंकर सिंह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी। बाद में संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उत्तर भारतीय समाज की जो ताकत थी काफ़ी बड़ी हो गई थी, और इसको लेकर के काफ़ी प्रतिक्रिया भी हुई, काफ़ी राजनीति भी हुई। कई बार एक राज ठाकरे को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बेसिकली उत्तर भारतीय समाज राजनीतिक ताकत अपना असर्ट करने लगा था, या उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक सेब बनने लगी थी। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय समाज के जो कोर सवाल थे वो बेसिकली कभी सामने नहीं आ पाए। उसकी लीडरशिप ने इन सवालों को कभी गंभीरता से नहीं उठाया। यही कारण है कि वो सवाल कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहे। उस समाज के नाम पर लोगों की राजनीति स्टैब्लिश होती रही, और फिर उत्तर भारत की राजनीति में जब बदलाव हुआ तो फिर बम्बई की राजनीति में भी बदलाव आपको साफ दिखा। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 के बाद जो वापसी हुई मोदी सरकार की, उसके बाद तो फिर उत्तर भारत के जो लोग बम्बई शहर में थे, या यूपी बिहार के जो लोग बम्बई शहर में थे, उनकी राजनीति बदल गई। बम्बई शहर में कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारतीय की ताकत बहुत कमजोर हो गई, और कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीय में काफ़ी कमज़ोर हो गई। उत्तर भारतीय समाज के तमाम सारे बड़े नेता, इंक्लूडिंग कृपा शंकर सिंह, रमेश सिंह, राजहंस सिंह, ये तमाम सारे बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। हालांकि इस दरमियान संजय निरुपम एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस पार्टी में बने रहे, जो शिवसेना से आए थे, जो भाजपा के हिस्से से आए थे, और कांग्रेस पार्टी में बने रहे। लेकिन इस दरमियान कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारतीय चेहरों की कमी हुई, और उत्तर भारतीय समाज में भी कांग्रेस पार्टी का दखल कमजोर हुआ। तो एक तरह से काफ़ी बड़ा बदलाव था। 2014 के बाद बड़ा बदलाव था। 2014 के बाद जितने उत्तर भारतीय बड़े चेहरे थे वो भाजपा के आसपास दिख रहे थे। संजय निरुपम एक बड़े चेहरे थे जो भाजपा के बाहर दिख रहे थे, या अबू हासिम आदमी जो समाजवादी पार्टी के एक नेता, मजबूत नेता थे, वो बम्बई शहर में लगातार 2000 और उसके पहले से ही दिखते रहे और अब तक दिखते हैं। लेकिन वो बम्बई शहर में समाजवादी पार्टी उतनी बड़ी ताकत कभी नहीं बन पाई, माइनॉरिटी के आसपास ही उनका फोकस था। और इसी दरमियान उत्तर भारतीय समाज में कांग्रेस पार्टी में जो है उत्तर भारतीय चेहरों की बड़ी कमी थी, और फिर माइनॉरिटी के जो एक दो लीडर्स थे उन्होंने उत्तर भारतीय कमान संभाल ली। आज भी नसीम खान जो उत्तर भारतीय नेता हैं, जो एक तरह से उत्तर भारतीय और माइनॉरिटी दोनों के नेता हैं पूर्वांचल के लोगों के लिए, अगर हम कहें तो, या एक दो और भी चेहरे थे। असलम शेख भी उसी तरह की भूमिका में, लेकिन असलम शेख से ज़्यादा उत्तर भारतीय में पैठ नसीम खान की है। तो एक तरह से उत्तर भारतीय राजनीति बम्बई शहर में कमज़ोर होती गई, लेकिन इस दरमियान जो है
कांग्रेस पार्टी में पूरी उत्तर भारतीय लीडरशिप माइनॉरिटी के लीडर्स के हाथ में थी और आज भी है। और यही कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब उत्तर भारतीयों की चर्चा हुई तो उसके बारे में बात नहीं किया गया, क्योंकि ये मान लिया गया कि उत्तर भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पोजीशन है। मोदी उत्तर भारत में अगर मजबूत हैं, यूपी में मजबूत हैं, तो बंबई में भी यूपी के लोग कम से कम एक बड़े हिस्से के, खासतौर पे अपर कास्ट के लोग जो हैं, जो सवर्ण तबके के लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी हो गए या बड़े वोटर बन गए थे। कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई। तो 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में कांग्रेस पार्टी की उत्तर भारतीय समाज में दखल कम हुई और कांग्रेस में उत्तर भारतीयों की दखल कम हुई। ये दोनों चीजें साथ साथ चली। यही कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपको कोई उत्तर भारतीय बड़ा चेहरा नहीं नजर आया। संजय निरुपम उस समय टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनके पसंद की सीट उनको नहीं मिली या कुछ और भी कारण होंगे, तो संजय जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और वो भी चले गए एकनाथ शिंदे की शिवसेना में। और शिवसेना के भी कई चेहरे, शिवसेना टूटने के बाद भी कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं आया, लेकिन शिवसेना टूटने के पहले से ही प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी वो शिवसेना में आ गई थी और बाद में शिवसेना ने उनको राज्यसभा भेज दिया। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी की भी कोई उत्तर भारतीय समाज में कोई बड़ी से नहीं रही या उत्तर भारतीय समाज में उनकी कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाई। तो एक ऐसी स्थिति थी जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय समाज में मजबूत रही और भारतीय जनता पार्टी में ही उत्तर भारतीय चेहरे सबसे ज्यादा दिखे। आज भी अगर आप देखेंगे तो बंबई शहर के जितने महत्वपूर्ण चेहरे हैं उत्तर भारतीय, वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन 2014 से 24 के बीच में जो कुछ था, उस दरमियान युवाओं की एक पूरी खेप जो है उत्तर भारतीयों की, यह धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। 2024 आते आते कांग्रेस पार्टी के प्रति बंबई में उत्तर भारतीयों की एक नई खेप में काफी उत्साह दिखा। 2024 में खासतौर पर राहुल गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी को उत्साहित किया या जब एजेंडे को पुश किया आगे, या जो नीतियों को लेकर के नई नीतियों के साथ मैदान में आए, तो उस वक्त बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ने लगे थे और जुड़े हैं आज की तारीख में। आज बंबई शहर में काफी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ है। यहाँ तक कि अपर कास्ट के भी तमाम सारे युवा वापस कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने लगे हैं और काफी युवा जो पहले से थे वो काफी उत्साहित रहे हैं। पिछड़े वर्ग का जो मतदाता था, जो बंबई शहर में जैसे यादव समाज के लोग, ये शुरुआती दौर में तो बेसिकली समाजवादी पार्टी के आसपास थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। मैं 85 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 90 के बाद के दौर में या 2000 के बाद के दौर में ये लगभग कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। ये भी पिछले काफी समय से, भले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत रही होगी, इसके बहुत सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। इस समय एकाएक इस समाज में भी बड़ी हलचल हुई। इस समाज की भी बड़ी संख्या में युवा जो है कांग्रेस पार्टी में, बहुत सारे यादव समाज के यंग बच्चे जो हैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय हुए। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त अच्छी पोजीशन में बन गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद महज 3-4 महीने का समय बीता है और कांग्रेस पार्टी में कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई। यही कारण है कि जब विधानसभा चुनाव आया तो फिर वही उत्तर भारतीय समाज की कोई वापस मजबूत से कांग्रेस पार्टी में नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, वहां कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट बंटवारे में भी कह सकती है कि उसने काफी लोगों को टिकट दिया। बंबई शहर में 3-4 उत्तर भारतीय चेहरों को उन्होंने टिकट दिया। आज की तारीख में विद्या ठाकुर जो हैं गोरेगांव से विधानसभा लड़ रही हैं। यहाँ तक कि अपने सहयोगी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ रामदास अठवले की पार्टी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चेहरा अमरजीत सिंह एक तरह से कलीना से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वसई में भी एक उत्तर भारतीय चेहरे को टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी आज दावा कर सकती है कि उसने जो है उत्तर भारतीयों को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिया है। राजहंस सिंह एक पहले नगर सेवक थे, लीडर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के थे, उनको भाजपा ने जो है एमएलसी बना के रखा है। कृपा शंकर सिंह जो बंबई शहर में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनको लोकसभा का टिकट भाजपा ने जौनपुर से दिया, उत्तर प्रदेश में दिया पिछले लोकसभा चुनाव में। बहरहाल उत्तर भारतीयों को भाजपा इस बात का मैसेज करने में सफल रही है कि वो उनकी पसंद की पार्टी है, उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही है। और बंबई शहर में तो यह उनके लिए बहुत मायने भी रखता है। और एक ऐसे दौर में जब उनके खिलाफ मोमेंटम बन रहा था, जब कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ठीक से वापस उत्तर भारतीयों को साध नहीं पाई। हालांकि जो परंपरागत कुछ एक सीटें थी बंबई में उत्तर भारतीयों की, वो अब उत्तर भारतीय सीट नहीं रह गई। जैसे अंधेरी सीट पहले उत्तर भारतीय थी, उत्तर भारतीय सीट हुआ करती थी, या कलीना की जो विधानसभा सीट थी वो उत्तर भारतीय सीट बन गई थी जब कृपा शंकर सिंह वहाँ चुनाव लड़े या वहाँ से विधायक हुए। लेकिन बाद में अब स्थिति यह है कि वो कलीना की सीट भी उत्तर भारतीय सीट नहीं है, क्योंकि वो शिवसेना के वर्चस्व की सीट बन गई थी।
यहाँ तक कि अंधेरी सीट भी अब उत्तर भारतीय सीट नहीं रही, शिफ्टिंग हुई। तो आज की तारीख में उत्तर भारतीय समाज के लोग जो हैं लगभग 2 महत्वपूर्ण सीटों पे टिकट मांग रहे थे। वो एक तरह से माना गया कि ये उत्तर भारतीय सीट है। जैसे कांदिवली ईस्ट उत्तर भारतीय सीट के रूप में लोग देख रहे थे। कई बड़ी संख्या में कई युवा जो है कांदिवली ईस्ट से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। वर्सोवा विधानसभा जो है वहाँ से कई उत्तर भारतीय इस बार टिकट मांग रहे थे। उसमें उत्तर भारतीय चेहरे, बहुत सारे यंग चेहरे हैं, वो सामने आए। लेकिन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिर फेल हो गई। ये अपने चेहरों को टिकट नहीं दे पाई। एक उत्तर भारतीय चेहरे को उन्होंने टिकट दिया चारकोप विधानसभा से। हालांकि वहाँ उत्तर भारतीय आबादी थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो भाजपा की काफ़ी मजबूत सीट रही है। तो एक तरह से उत्तर भारतीय समाज को जब मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी नहीं साथ पाई। हो सकता है कांग्रेस पार्टी की मजबूरियाँ रही, लेकिन यह सवाल तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से पूछा जाएगा, क्योंकि जो समाज आपके साथ बहुत मजबूती से खड़ा था लंबे समय से, उस समाज को जोड़ने के लिए, साधने के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की। एक ऐसे दौर में जब सोशल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, भाजपा उसकी मास्टरी कर चुकी है, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को स्थायी करने के लिए आपको सोशल इंजीनियरिंग करना होगा। उस दौर में भी आप एक ऐसे समाज को, जिसकी बड़ी आबादी आपके साथ लंबे समय से जुड़ी रही, उसको आप अपने साथ जोड़ पाने के लिए कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। हो सकता है कि उत्तर भारतीय समाज के जो नए चेहरे टिकट मांग रहे थे इन तमाम सारी विधानसभाओं में, जैसे वर्सोवा विधानसभा में या कांदिवली में, हो सकता है ये बड़े चेहरे न रहे हों, या हो सकता है कि अभी भी इनकी कोई बड़ी पहचान न थी, लेकिन हो सकता है पार्टी के नाम पे कुछ अच्छा करते, कि कुछ नए चेहरे उभरते तो कांग्रेस पार्टी के काम आते। आज स्थिति है कि अगर कांग्रेस पार्टी से कोई उत्तर भारतीय चेहरा चुनाव नहीं जीतता है, कोई विधायक नहीं बनता है, तो भविष्य में भी इस समाज को साधना आसान नहीं होगा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का बेसिक आधार इसी बात पर टिका है कि समाज अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और उसी के माध्यम से वो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो उन समाजों के, वो समाज को साधते हैं अपनी पार्टियों के लिए। यहाँ कांग्रेस पार्टी फेल हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सफल थी, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मोमेंटम है। उत्तर भारतीय समाज के बड़े तबके में कांग्रेस पार्टी के लिए एक्सेप्टेंस है। ओबीसी पिछड़े वर्ग के तबके में जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा एक्सेप्टेंस है। हालांकि उसको साधने में भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ गठबंधन करने में फेल हो गई। समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी। माना जा रहा था कि 4-5 सीटों पर मामला निपट जाता, उसको कांग्रेस पार्टी साध सकती थी। हो सकता है कुछ जगहों पे भाजपा जैसे अपने कैंडिडेट दूसरों के साथ लड़ाई कांग्रेस भी लड़ा सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने इस पर बहुत ठीक से पहल नहीं किया। ये बात समझ में नहीं आई कि मामला कहाँ फंसा, पेच कहाँ फंसा। आज अबू हाशिम आजमी खुद मैदान में हैं और उन्होंने 5 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न कर पाने का भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ हो सकता है कांग्रेस पार्टी अपनी काफ़ी सीटें निकाल ले जाए, लेकिन उत्तर भारतीय समाज में जो उसकी पकड़ है, जो ओबीसी के बीच में जो उसकी रीच थी, वो कमजोर हुई है। यह इमोशनल कंटेंट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कांग्रेस पार्टी को बंबई में मजबूत करता है, क्योंकि बंबई में समाजवादी पार्टी अभी भी बेसिकली माइनॉरिटी के बीच की पार्टी है। उत्तर भारतीय व्यापक समाजों में कांग्रेस की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, तो उसको कांग्रेस को कंसोलिडेट करना चाहिए था। तो कंसोलिडेट करने का मतलब है कि जो ओबीसी समाज की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो उनको लीड करती हैं, जो समाजवादी पार्टी पीडीए का दावा करती है, उसके साथ अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से दिखती तो उस समाज में मैसेज करने में सफल होती। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी फेल हुई। मेरा अपना मानना है कि उत्तर भारतीय समाज की जो राजनीति है बंबई शहर में पिछले कुछ समय से काफ़ी कमज़ोर हुई है। उसकी बड़ी बात नहीं होती है, उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सीरियस नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करती। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ज़्यादा सजग है और भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक से साध रही है। कांग्रेस पार्टी साध नहीं पाई है। उत्तर भारतीय समाज की राजनीति से के कम होने के बहुत सारे कारण हैं। इसको अगर हम माने सामाजिक विश्लेषण के स्तर पर देखें तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्री अध्ययन के बाद कि बंबई शहर में उत्तर भारतीय समाज का एक तबका जो है, जो पहले स्लम्स में लोग रहते थे, जाति समूहों के रूप में रहते थे, अब वो स्थितियां बदल गई हैं। एसआरए के तहत झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास हुआ है और लोग काफ़ी इकोनॉमिकली वेल ऑफ हुए हैं, दूसरे काम धंधे में उत्तर भारतीय सफल हुए हैं और स्कैटर हो गए। तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी नहीं बची है मजबूती के साथ। वो पूरे बंबई शहर में अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजनीति में भी कई सारे चेहरे ऐसे इलाकों से अब दावा ठोकेंगे या दावा कर रहे हैं जहाँ पर उत्तर भारतीय नहीं रहते हैं। उत्तर भारतीयों की बड़ी संख्या बढ़ी है, मजबूत हुई है। तमाम फील्ड्स में उत्तर भारतीय काफ़ी रूप से आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं और वो अब उत्तर भारतीय समाज की राजनीति नहीं करना चाहते। वो व्यापक मुंबई के लोग हैं। एक नई मुंबईकर की पीढ़ी खड़ी हो गई है। एक तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है बंबई में उत्तर भारतीयों की, युवाओं की। ये बेसिकली मुंबईकर हो गई है। ये उत्तर भारतीय समाज को लेकर के उसके बारे में न तो कोई जानती है, तो उसकी कोई चर्चा करती है। तो एक तरह से ये भी एक बड़ा कारण है उत्तर भारतीय समाज या उसकी राजनीति के कमज़ोर होने का। दूसरा है कि उत्तर भारतीय समाज की बड़ी संख्या में जो गरीब तबके के लोग थे, पिछले कुछ समय में बंबई शहर में जब इसे
SRA की स्कीम तेजी से आई है, जब बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो रीडेवलपमेंट शुरू हुआ, उस वक्त से मुंबई शहर में प्रॉपर्टीज बहुत महंगी हुई, भाड़े पर रहना मुश्किल हो गया, तो उत्तर भारतीय गरीब तबके के ज़्यादातर लोग मुंबई से बाहर निकल के आउटस्कर्ट्स में चले गए। वो नाला सुपारा, वसई, विरार या फिर कल्याण और उसके आसपास लोगों ने शिफ्ट किया, तो मुंबई में उत्तर भारतीय समाज की उस तबके की आबादी भी कम हुई। लेकिन खास बात है कि ये वो तबका है जो दिन में उत्तर भारतीय समाज का वो तबका जो है मुंबई शहर में आके काम करता है और फिर रात को लौट जाता है। इस समाज के अपने इंटरेस्ट है मुंबई शहर में, उन समाज के अपने मुद्दे हैं, अब उस पर बात करने वाले लोग भी नहीं है। सच तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इन सवालों पे काम करना चाहिए। उत्तर भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि उत्तर भारतीय समाज की जो आबादी जितनी दिखती है मुंबई शहर में, उनके मतदाताओं की संख्या उतनी बड़ी नहीं है। ये बहुत बड़ा नेशनल इशू भी हो सकता है, इस पर कभी चर्चा नहीं किया किसी ने। मुंबई शहर में उत्तर भारतीय समाज के लोग हो सकता है 40 लाख के आसपास हो। मैं वोटिंग एज की बात कर रहा हूँ, उसमें 35-40 लाख लोग, लेकिन वोटर लिस्ट में लगभग 13-14 लाख के आसपास है। बड़ी संख्या में मुंबई शहर में उत्तर भारतीय वोटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास रहिवासी प्रमाण पत्र नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है जहाँ पे वो रहते हो। जिस घर में रहते हैं वहाँ पे उनके पास रहने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये गांव के आधार कार्ड के भरोसे यहाँ काम कर रहे हैं, उसी के भरोसे बैंक अकाउंट खोल के घूम रहे हैं। इन समाजों को आइडेंटिफाई करने, इन समाजों को वोटिंग अधिकार से जोड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए पहल होनी चाहिए। जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग गरीबों और समाज पिछड़ों की बात करते हैं, उन्हें इन मुद्दों को उठाना चाहिए। भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मुंबई शहर में काम कर रही हैं, उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि जब कोरोना काल, मैं पीछे जाता हूं, कोरोना काल में जब बड़ी संख्या में जब पलायन हो रहा था, तो मुंबई शहर से लोग बड़ी संख्या में इसलिए भागे क्योंकि गरीब जिनको जरूरत थी उनके पास राशन कार्ड नहीं था। राशन कार्ड को लेकर के एक नई नीति बनाने की जरूरत थी, हालांकि सरकार ने उसको पहल किया है। देश भर में हर आदमी को कहीं भी रहेगा तो राशन मिल सकता है, उसका एक प्रोविजन है। जिसके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन का कोई तरीका बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं इस तरह से और उनके इंटरेस्ट हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट वही है। और खास बात यह है कि ये जो गरीब तबका उत्तर भारत का है, यूपी का है, बिहार का है, जो मुंबई शहर में बड़ी आबादी है, वो चुनाव के समय सिर्फ देखता रहता चुनाव हो रहा है। गिनती के लिए तो उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में है, लेकिन वो वोटर नहीं है और उसका कोई से नहीं है, और वो वहां भी नहीं जाके वोट देता। गाँव में ज्यादातर उत्तर भारत के लोग गाँव में भी जाके वोट नहीं देते, क्योंकि चुनाव में उनका कोई रुचि नहीं है। गाँव में कोई जीत जाए हार जाए उन्हें क्या फर्क पड़ता है। बल्कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनमें यह विद्रूपता दिखी है कि वो यहाँ की भी राजनीति करते हैं, गाँव की भी राजनीति करते हैं। मुंबई शहर में नहीं सफल हुए तो गाँव में जाके चुनाव लड़ जाते हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जाके वहाँ विधायक हुए हैं। यह स्थिति बनी है, लेकिन गरीब तबका जो मुंबई शहर में है वो बुरे फंस गया है। उसकी दूसरी दिक्कत है कि मुंबई शहर में जो आर्थिक रूप से मजबूत तबका है, संपन्न तबका है, जो वेल ऑफ है, जो सेटल्ड है, जो बाकी समाजों के साथ जुड़ करके मुंबईकर हो गया है, वो अब अपने समाज के साथ अपने को नहीं जोड़ता है। अपने समाज के गरीब लोगों के प्रति उसके मन में कोई सिंपैथी भी नहीं है, पॉलिटिकल सिंपैथी भी नहीं है। एक तरह से मुंबई शहर में उत्तर भारत के जो लोग पिछले कुछ सालों में आए हैं, अब की उत्तर भारत के लोग मुंबई शहर में उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग अब नहीं आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, उनके साथ यहाँ पर जो संपन्न तबका है वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है। वो एक नए समाज का हिस्सा बन करके उसमें खुश है। एक अच्छे मुंबईकर के रूप में आपको मुंबई शहर के बनाने बिगाड़ने में आपकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन कम से कम हर समाज वर्ग के जो पिछड़े गरीब तबके के लोग हैं, खासतौर पर जिन समाजों को आप जानते हैं, उनके सवालों को तो आपको जरूर उठाना चाहिए। इसको किसी उत्तर भारतीय नेता ने कभी गंभीरता से नहीं उठाया। और चुनाव के समय कुछ लोग थोड़ा बहुत सक्रियता दिखा देते हैं, कभी जो कोई आदमी फेरी वालों की बात कर देता है या इस तरह की छोटी मोटी बात उठाता है, लेकिन बातें खत्म हो जाती है। इस पर राष्ट्रीय नीतियों की जरूरत है। इन सवालों पे कि जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, जिनके पास एड्रेस नहीं है, बाकी जगह नहीं, उनको कैसे वोटिंग राइट से जोड़े। वो वहाँ पे वो क्या नाम है, पोस्टल बैलेट से वोट नहीं करने जाते हैं अपने यहाँ, ये गरीब तबके के लोग। इन लोगों को वहाँ कैसे वोटिंग राइट से जोड़े, इनके राशन कार्ड कैसे दुरुस्त हो, ये बड़े विषय हैं। तो उत्तर भारतीय समाज मुंबई शहर में बड़ी संख्या में है, बड़ी सफलता की बड़ी कहानियां हैं। बहुत बड़ी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में बहुत सारे उत्तर भारतीय बड़े चेहरे हैं, बहुत चमकदार चेहरे हैं मुंबई शहर में। लेकिन उत्तर भारतीय समाज का जो व्यापक तबका है, जो गरीब तबका है, वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है मुंबई शहर में, पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं आ पा रहा है, उसके सवाल नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो पॉलिटिकल फोर्स के रूप में काम नहीं कर पा रहा है, उसके वोटिंग राइट्स नहीं है। ये सारे सवाल हैं। आज मैं इसी बहाने इन सवालों को उठाना चाहता था, इसलिए हमने आपसे बात की। उत्तर भारतीयों पे ये कहानी पे आप अलग से मैं एक सीरीज बनाऊंगा 2-3 एपिसोड का, क्योंकि समाज के बनने बिगड़ने की कंप्लीट कहानी है। कभी और बात करेंगे।
इस पे, और उस सीरीज़ की मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वो सीरीज़ बनाऊँ आपके साथ। बहरहाल क्योंकि बम्बई में यूपी वालों के बारे में देश भर के लोग नहीं जानते हैं, या बम्बई के बाहर के लोग उतनी ठीक से नहीं जानते, इसलिए मैंने आज चर्चा की। और ये बहुत गंभीर विषय है, बिल्कुल नेग्लेक्टेड विषय है, इसलिए हमने चर्चा की। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।